पहला प्रश्न है आपके सामने, कहता है कि लिम्फ का कार्य क्या होता है। मतलब जो लिम्फ होता है ना, लसिका होता है, लसिका का क्या कार्य होता है। तो आप लोग पता है कि लसिका का बहुत सारे कार्य है। जो WBC का काम होता है ना, उसी प्रकार से हमारा लसिका भी काम करता है। लसिका भी जो है संक्रमण से बचाता है, ठीक है, ऊतकों को नमी बना के रखता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है आपको लिम्फ के काम होता है। लिम्फ के काम WBC की तरह ही होता है, समझ लीजिए, ठीक है। ये हमारे शरीर को क्या करता है, इम्यूनिटी प्रदान करता है। ये हमारे शरीर को जो है संक्रमणों से लड़ता है, संक्रमण से बचाता है। तो इसका काम यही होता है कि सर्कुलेशन, ठीक है ना, सर्कुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लूइड टू ब्लड। लिम्फ का ये काम होता है कि जो भी इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसको ब्लड में सर्कुलेट करता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा अच्छा से। आगे है दूसरा नंबर का प्रश्न है, देखिएगा यहाँ पे। दूसरा कहता है हमारे शरीर में तंत्रिकाएं जोड़ी कितना होता है। मतलब क्रेनियल तंत्रिकाएं कितने जोड़ी होते हैं। तो मेरे डियर, हमारे बॉडी में क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे। हमारे बॉडी में क्या होता है कि CN होता है, ठीक है। एक होता है PNS पेरिफेरल होता है, और एक होता है सेंट्रल CNS होता है, ठीक है ना। तो ये जो CN होता है इसी को क्रेनियल नर्व कहते हैं। और ये क्रेनियल नर्व जो पेयर में पूछेगा तो यह 12 पेयर में होता है, ठीक है, जिसमें अलग अलग पेयर है। कोई सूंघने के लिए काम आता है, कोई सुनने के लिए, कोई देखने के लिए, ठीक है। बहुत सारे जो है आपके क्रेनियल नर्व होते हैं। तो यही जो है हमारा कुल 12 जोड़ी में होता है। ओके, आगे देखिए। तीसरा प्रश्न है, कहता है फेफड़ों के बाहरी रूप से द्वारा अवतरित होते हैं। मतलब फेफड़ा जो है बाहरी रूप से किसके द्वारा अवतरित मतलब कवर्ड होता है। कवर मतलब ढकना, अवतरित होना, ठीक है ना। तो फेफड़ों के बाहरी रूप, फेफड़ा जो होता है आपको पता है कि जैसे ये फेफड़ा है तो फेफड़ा के बाहर एक लेयर होता है जिसे हम लोग प्लूरा कहते हैं, ठीक है, प्लूरा। और फेफड़ा और प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है इसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। इसी में अगर मवाद वगैरह अगर भर जाता है तो इसको हम लोग प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, समझ गए ना। तो यही जो है फेफड़ा के बाहर जो एक लेयर होता है, अवतरित होता है, वह प्लूरा नाम से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके, चौथा है शरीर में डैश कुल अस्थियां होती है, ठीक है ना। शरीर में कुल कितने अस्थियां होती है। तो शरीर में कुल 206 अस्थि होती है, आपको पता है। लगभग 639 के आसपास हमारा मस्कुलर मांसपेशी होते हैं। बच्चे में कहेगा तो 300 हड्डी होते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करेगा कि फेस, चेहरे में कितने हड्डी होते हैं, तो 14 हड्डी होते हैं, ठीक है ना। खोपड़ी में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी कौन है, फीमर है, जांघ का, इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी हड्डी की बात करेगा तो स्टेपिज होता है, सबसे छोट हड्डी होता है स्टेपिज, कान के, इसको भी याद रखिएगा। ओके, चलिए, तो इससे संबंधित क्वेश्चन मैंने बता दिया। आगे चलिए, पांचवा है, कहता है निम्न में से एक वेक्टर जनित रोग है। वेक्टर का मतलब होता है जो मच्छरों से वाहित हो, ठीक है ना, मच्छरों के द्वारा फैले। तो देख लीजिए, मच्छरों या मक्खी जो मच्छर जो होता है उसके द्वारा जो फैलने वाला रोग होता है उसमें से आपके मलेरिया, डेंगू बहुत सारे होते हैं। तो इसमें ऑप्शन में देख लीजिए डेंगू ही दिया है, तो डेंगू होगा। बाकी टिटनेस किसके कारण होता है, आप लोगों को पता है, बैक्टीरिया के कारण ही होता है। यह किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, किसके कारण, देख लीजिए, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, ठीक है ना, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी के कारण टिटनेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हैजा किसके कारण होता है, आपको पता है, विब्रियो कोलेरा के कारण हैजा होता है, कोलेरा को ही हैजा बोलते हैं। तो यह जो है विब्रियो, ठीक है ना, विब्रियो कोलेरा के कारण हैजा होता है। बाकी डिप्थीरिया आप लोग को पता है, कोरिनियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है, कोरिनियम डिप्थीरियाई के कारण डिप्थीरिया होता है। ये सब याद रखिएगा, हम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। छठा नंबर का प्रश्न है, निम्न को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। तो माइक्रो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आपको पता है, एंटोनी वान लुवेनह्यूग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। बात रहा यहाँ पे लुई पास्चर को, तो लुई पास्चर जो है वह रेबीज के टीके का खोज किया था, आप लोग को पता है, और यह माइक्रोबायोलॉजी में भी योगदान दिए थे, ठीक है। तो ये लुई पास्चर रेबीज के टीके का खोज और माइक्रोबायोलॉजी में भी अपना योगदान दिए थे लुई पास्चर, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग को पता है एंटोनी वान लुवेनह्यूग, यह माइक्रोबायोलॉजी के जनक के रूप में कहे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जोसेफ लिस्टर आप लोग को पता है, यह सर्जरी को जो है क्या किया था, प्रतिपादित किया था।
आगे है 7वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी लंबी अस्थि का उदाहरण है, मतलब इनमें से कौन सा जो है लंबी अस्थि का उदाहरण है। तो आपको पता है एस्टर्नम जो है इसे ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, छाती का हड्डी, ठीक है ना। एस्टर्नम को हिप बोन, कूल्हे की हड्डी पता है। सैक्रम जो होता है आप लोग को पता है, जी पूँछ वाला जो होता है रीढ़ के हड्डी में जो एक पूँछ के समान जो कमर के नीचे पीछे जो नीचे होता है नुकीला सा सैक्रम होता है, ठीक है ना। रही बात ह्यूमरस का, तो ह्यूमरस जो होता है यह बाहों का हड्डी है, सबसे बड़ी लंबी जो है ह्यूमरस बोन होता है, ठीक है ना। आगे है 8वां है, बीसीजी वैक्सीन किस प्रकार का है। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन, ठीक है, बैसिलस कॉलमेंट ग्यूरिन बीसीजी का फुल फॉर्म होता है। बीसीजी किस टाइप का वैक्सीन है, तो माय डियर बीसीजी लाइव एटेनुएट बैक्टीरियल वैक्सीन है, ठीक है। यह टीबी के रोग से बचाने के लिए दिया जाता है और यह लाइव एटेनुएटेड बैक्टीरियल, यह आपके वैक्सीन के प्रकार टाइप से। आगे है 9वां है, रिकेट्स निम्न के अभाव से होता है, मतलब सूखा रोग जिसे कहते हैं निम्न के का अभाव से होता है। पता है रिकेट्स विटामिन डी के कमी से होता है, आयरन के कमी से एनीमिया होता है, फॉलिक अम्ल के कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। प्रोटीन की कमी से आप लोग को पता है क्या होता है, क्वास्कियोर मरासमस वगैरह होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में क्या करता है आप लोगों को ये भी पता है, ठीक है। 9वां हो गया। 10वां है, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या है। एक व्यक्ति का अच्छा मानसिक स्वास्थ्य रहता है उसका लक्षण क्या होता है, वो हमेशा दूसरों की आलोचना करता है, गलत। एक अच्छे मानसिक स्थिति वाला व्यक्ति दूसरे को आलोचना नहीं करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जिद्दी प्रवृत्ति, ये भी गलत है, कभी भी अच्छे मानसिक व्यक्ति वह जिद्दी नहीं होता, वह किसी भी चीज़ में संतुष्टि रखता है, ठीक है। संवेगों पर नियंत्रण, ये सही बात है। कोई भी व्यक्ति जिसका मानसिक स्थिति ठीक है वह अपने इमोशनल, अपने संवेग पर नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है, ठीक है। हमेशा ख्याली दुनिया में रहना गलत, हमेशा कल्पना में रहना ये गलत हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके। 11 है, निम्न के अतिरिक्त सभी अंतर्द्वंद को कम करने के उपाय है। अंतर्द्वंद को कम करने का उपाय इसमें से कौन है, तो आप लोग को पता है, देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अंतर्द्वंद कॉन्फ्लिक्ट जो होता है आप लोगों को पता है। अंतर्द्वंद क्या होता है कि अंतर मतलब अंदर दो तरीके के द्वंद्व चले, दो तरीके की भावना एक ही समय पर, एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो, एक कहता हो आगे बढ़ो और एक कहता हो पीछे चलो, तो यही अंतर्द्वंद होता है। व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है कि आगे जाए कि पीछे जाए, तो ही अंतर्द्वंद होता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में चिंता उत्पन्न होता है, डर लगता है, ठीक है ना। तो अंतर्द्वंद एक मानसिक विकार है, ठीक है। जो होता है ये है कि इसमें इन सब के तो जो है आप कम कर सकते हैं, दूसरा रास्ता निकालना, इससे भी कम सकते हैं, लक्ष्य में बदलाव करके ये भी कम कर सकते हैं, ठीक है। रुकावट को दूर, जो काम रुका हुआ है इसको दूर करके आप कम कर सकते हैं। तो ये सब तो प्रॉपर इसका जो है कम करने का उपाय है ही, बट कह रहा है कि इसमें अंतर्द्वंद इन सभी के अलावा कौन है जो एक और उपाय है जो कम कर सकता है। तो निर्णय न लेना, निर्णय न लेना एक ऐसा ही उपाय है जो आप किसी ऐसे कंडीशन में है जहाँ पे दो तरीके की भावना है तो उसको छोड़ दीजिए, उसमें कोई निर्णय नहीं लीजिए, छोड़ दीजिए कि हमको यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, बैठ जाइए बीचे में। तब तो नहीं ना कहेगा कि हाँ आगे चलो या पीछे चलो, बैठ जाइए, निर्णय नहीं लीजिए, छोड़ दीजिए। तो यह भी एक उपाय है अंतर्द्वंद को कम करने का। 12 नंबर है समाजशास्त्र का। देखिए समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है, यह कथन किसने कहा। माय डियर, समाजशास्त्र सोशल, ठीक है ना, सोशोलॉजी, समाजशास्त्र एक समाज का विज्ञान है, यह किसने कहा, एलेफ वार्ड। ये सब कुछ चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समाजशास्त्र समाज का एक विज्ञान है, एलेफ वार्ड ने कहा था, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखने को। 13 है, सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक माध्यम क्या है। सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक माध्यम क्या है, मतलब समाज पर नियंत्रण कैसे रखता है कोई, ठीक है। पारिवारिक, सामाजिक निंदा, कानून, दंड व पुरस्कार। तो आप लोग को पता है कि नियंत्रण रखने के लिए कानून बना है, तो सामाजिक नियंत्रण का एक औपचारिक माध्यम ये है कि उसके लिए कानून है। यह कानून जो है समाज पर नियंत्रण रखता है। अगर कानून नहीं होता तो एक दूसरे को कोई कुछ कर देता लेकिन किसी को कोई चीज़ नहीं मिलता, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। 14 एक जाति समूह में ही विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है। मान गए
जैसे आप लोग जानते हैं यह काफ़ी प्रचलित है। अब तो आजकल कुछ कुछ मामले में ये चीज़ें अब हट रहा है, बट सबसे ज़्यादा जो है क्या है, यही प्रचलित है कि कोई भी एक जाति दूसरे जाति में शादी नहीं करता, अपने ही जाति में सब शादी करना चाहता है। और यही प्रथा क्या कहलाता है, मतलब कोई एक जाति समूह में ही, मतलब अपने ही जाति समूह में ही विवाह करने की प्रथा क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग इंडोगैमी कहते हैं, अंतः विवाह कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंडोगैमी। तो इस चीज़ हो गया। 15 है, निम्न में से कौन सा मनोरचना तनाव कुंठा को कम करती है। आपको पता है कि मनोरचना क्या होता है, मेंटल मैकेनिज्म, आप लोग को पढ़ा चुके हैं। मेंटल मैकेनिज्म क्या करता है, तनाव कुंठा, ठीक है, द्वंद्व को, ये सबको कम करता है। तो इसके लिए जो है क्या करता है ये, तो ये क्या करता है, सप्रेशन, दूसरा रिप्रेशन, और सी है रिग्रेशन। तो आप लोग को पता है, हमें मनोरचना मेंटल मैकेनिज्म में सब पढ़ाए थे, सप्रेशन, रिप्रेशन, रिग्रेशन, ये सब के सब मनोरचनाएं हैं जो आपके क्या करता है, द्वंद्व, कुंठा, चिंता, ये सबको दूर करता है। तो इसलिए सभी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, जो लोग पढ़े होंगे उनको ही पता होगा कि यह सब के सब जो है आपके मनोरचनाएं ही हैं, भले वह निगेटिव हो या पॉजिटिव। ठीक है, साइनोसिस का कारण क्या होता है, आप लोग को पता है, साइनोसिस होता है शरीर का नीलापन होना, ऑक्सीजन का कमना। ठीक है, तो साइनोसिस का मतलब होता है कि जो है रक्त में तरल की कमी, रक्त में O2 की कमी। ठीक है ना, तो यही राइट आंसर होगा, रक्त में O2 की कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो ये चीज़ें याद। 17 है, स्टेथोस्कोप द्वारा शारीरिक परीक्षण की तकनीक क्या कहलाती है। स्टेथोस्कोप का मतलब होता है अल्लाह। ठीक है ना, क्या होता है, अल्लाह। तो ये जो आपके स्टेथोस्कोप होता है, इसको आप लोग देखते होइएगा कि डॉक्टर अपने कान में लगाते हैं और यहाँ से जो है एक आगे आपको क्या करते हैं, गोल लगा होता है, और इस पेट, सीना, ये सब को इससे क्या करते हैं, धड़कन को सुनते हैं, गति, हार्ट बीट, ये सब को सुनते हैं। ठीक है, तो यह सुनने की एक परीक्षण है जिसके अल्लाह के द्वारा शरीर के गति को, मूवमेंट को सुना जाता है। तो वह होता है ऑस्कुलेशन, परिश्रवण इसको हिंदी में कहते हैं। यह श्रवण करने की एक विधि है स्टेथोस्कोप से। ठीक है, याद रखिएगा। 18 है, एंडोस्कोपी कैथेटर का स्टरलाइजेशन का उपयोग तरीका है। एंडोस्कोपी कैथेटर का स्टरलाइजेशन का उपयुक्त तरीका क्या है। माय डियर, एंडोस्कोपी कैथेटर का इंडोस्कोपी आप लोगों को पता है कि इंडोस्कोपी जब किसी पेशेंट को डाला जाता है तो उसमें एक उस स्कोपी में उसमें एक नली होता है और उसमें एक कैथेटर डाला जाता है। ठीक है, और कैथेटर में ही जो है एक आपके कैमरा लगा होता है। ठीक है, और वह कैमरा क्या करता है कि अंदर तक जाकर वहाँ पे पूरा कैमरा का दृश्य लेता है अंदर जाने के बाद। तो यह जो एंडोस्कोपी कैथेटर होता है, इसका जो निर्जीवाणुकरण करने का जो तरीका है वह कौन सा है, 2% ग्लूटरेल डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा, 2% ग्लूटरेल डिहाइड। ओके ना, याद रखिएगा, 2% ग्लूटरल हाइड। ठीक है ना, 2% ग्लूटरल डिहाइड। ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंडोस्कोपी। ठीक है, आंतों के परीक्षण करने के लिए ये सब के लिए काम में आता है। 19 है, निम्न गैस का प्रयोग स्टरलाइजेशन हेतु किया जाता है। इनमें से कौन सा गैस है जिसका उपयोग जो है स्टरलाइजेशन समझ रहे हैं ना, कि निर्जीवाणुकरण मतलब जीवाणु को नष्ट करने का एक विधि। ठीक है, स्टरलाइजेशन। तो इसमें गैस के द्वारा कौन सा है जो जीवाणुओं को नष्ट किया जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड गलत, इथिलीन ऑक्साइड सही, फॉर्मल्डिहाइड जो है गलत, और क्लोरीन गलत। तो ये जो है आपके फॉर्मल्डिहाइड और ये आपके इथिलीन ऑक्साइड सही राइट आंसर इसमें। ठीक है, 20 है, ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंको मतलब समझ रहे हैं ना, कि ब्रोंकिया जो होता है उसके परीक्षण करने के लिए कैमरा के द्वारा एक ब्रोंकोस्कोपी डाला जाता है नली में। ठीक है, ब्रोंकिया के तरफ। तो ये ब्रोंकियोस्कोपी के दौरान मरीज को कौन सा पोजीशन दिया जाता है, तो आप लोगों को पता है कि मुंह के थ्रू ये चीज़ डाला जाता है व्यक्ति के। ठीक है, तो ब्रोंकिया में प्रवेश कराया जाता है, तो उसके लिए गर्दन को सीधा एक्सटेंड करके रखा जाएगा, तभी तो जो है नाक में प्रवेश कराएगा ना। तो इसके लिए नेक हाइपर एक्सटेंड रखा जाता है। नेक हाइपर का मतलब होता है कि गर्दन को अत्यधिक जो है सीधा करके रखा जाता है। ठीक है ना, ताकि आराम से जो है चले जाए। 21 नंबर है, एनोरेक्सिया का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है भूख की कमी को एनोरेक्सिया कहते हैं। इंसोम्निया, नींद ना आने को इंसोम्निया कहते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस, चेतना में कमी को कहते हैं। तो ये सब याद रखने को। ठीक है,
22 है एक वयस्क मनुष्य का समान दर कितना होता है? श्वसन दर, रिस्पायरेशन रेट। तो आपको पता है रिस्पायरेशन रेट 16 से 20 होता है, ठीक है ना। हार्ट बीट कितना होता है? हार्ट बीट जो है 70 से 80 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ओके ना, जिसको पल्स रेट आप लोग कहते हैं। और रिस्पायरेशन 16 से 20 होते हैं, ठीक है, याद रखने को है नॉर्मल। बाकी टेम्परेचर आप लोग को पता ही है, ठीक है ना। आगे 23 नंबर ट्रेकियोस्टोमी, मतलब आप लोग ये अभी नहीं जान रहे हैं, जान लीजिए। ट्रेकियोस्टोमी जो है एक गला में ऑपरेशन होता है, जैसे ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया सेकेंड ईयर में पढ़ना है। ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया में जो रिंग होता है, इस रिंग में सर्जरी करके एक ट्यूब लगाया जाता है, और ट्यूब का काम होता है कि जो पेशेंट अच्छे से श्वसन अगर नहीं ले पाता है तो उसमें ट्रेकियोस्टोमी किया जाता है, और ट्रेकियोस्टोमी करके उसका एक ट्यूब डाल दिया जाता है, एक नली डाल दिया जाता है इस सर्जरी के माध्यम से, और उस नली को बाहर की तरफ कनेक्ट किया जाता है, जिससे यह नली से श्वसन आदमी लेता है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है ना। तो यही ट्रेकियोस्टोमी के लिए जो उपयुक्त साइड होता है, तो इस प्रकार से रिंग होता है हमारे ट्यूब में, ठीक है, ट्रेकिया के ट्यूब में। तो ये ट्यूब में रिंग होता है, तो इसके लिए जो सबसे अच्छा जो साइड होता है ना, वह दूसरे और तीसरे रिंग के बीच में होता है, ठीक है। जैसे ये ट्रेकिया है, इसमें रिंग है, ठीक है, ये सब रिंग है, ठीक है ना। तो ये रिंग है, तो इसमें जो दूसरा और ये जो तीसरा है, इसके बीच में जो है सर्जरी चीरा लगा के ट्यूब को अंदर डाला जाता है, सबसे उपयुक्त यही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सेकेंड ईयर में पढ़ना है, अभी फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इंट्राडर्मल, इंट्राडर्मल मतलब आईडी इंजेक्शन देते समय सिरिंज को नीडल त्वचा के साथ कितना कोण बनाती है, यानी सीधा कहिए ना, आईडी इंजेक्शन को कितने डिग्री के कोण पर देते हैं? 15 डिग्री इज द राइट आंसर, याद रखिएगा आप लोग, ओके। चलिए 25 नंबर है, देखिए ये आपको किसी भी इस तरह के क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो ये किसी भी एग्ज़ाम में जो है आपको महत्वपूर्ण हो सकता है, चाहे आप जीएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप एएनएम का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे नर्सिंग ऑफिसर या सीएचओ कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नर्सिंग के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, नर्सिंग का सिलेबस एक ही है, ठीक है। नर्सिंग के सिलेबस में ज़्यादा जो है आपको छेड़छाड़ नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर एएनएम के लिए क्लास करना है, सर जीएनएम के लिए क्लास करना है, सर सीएचओ के लिए क्लास करना है, सर स्टाफ नर्स के लिए क्लास करना है। तो कंपटीशन की दुनिया में जाइएगा ना, तो चाहे एएनएम हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे जीएनएम हो, सबके लिए एक ही सिलेबस रहता है। अब एएनएम है तो थोड़ा उसको कम पढ़ना रहता है, 2 साल में ही रहता है तो कम पढ़ना रहता है, लेकिन पढ़ना सब रहता है। जीएनएम है तो उसको 3 साल का कोर्स है, तो उसको पूरा डिटेल से थोड़ा पढ़ना रहता है, फिर उससे भी डिटेल से पढ़ना रहता है बीएससी नर्सिंग में, ठीक है ना। तो ये जो है सब सिलेबस वही रहता है, बस फर्क ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा कम कर कर के जो है सब में दिया रहता है। एएनएम है तो थोड़ा कम रहता है, 2 साल में सबको पढ़ना रहता है, इसीलिए 6 ही किताब में सब चीज़ को हल्का हल्का देता है। बाकी फिर से जब देखिएगा वहाँ पे जीएनएम में तो 3 साल पढ़ना रहता है, तो उसमें प्रॉपर जो है आपके 4 4 8 2 10 बुक रहता है, तो वहाँ पे डिटेल्स और डिटेल में जानकारी होता है। तो लेकिन सिलेबस सबका एक ही रहता है, समझ गए ना। देख लीजिएगा उल्टा के, एएनएम हो, जीएनएम हो, बीएससी नर्सिंग हो, उसी सिलेबसवा को इधर से उधर लमरा चमरा के बड़ा किया गया है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि एएनएम के लिए अलग, जीएनएम की अलग। हाँ ये बात ज़रूर है, अगर जीएनएम वाले का अगर एएनएम वाला फॉलो करेगा तो उसको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि एएनएम को कम पढ़ना है लेकिन जीएनएम को ज़्यादा है। और जीएनएम वाले का अगर सिलेबस को फॉलो करके एएनएम वाला चलेगा तो उसको भरपूर नॉलेज होगा, क्योंकि उसको विस्तृत से पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज़ है। बाकी विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? आप लोगों को पता है, एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, पता है आप लोग को, ठीक है ना। आगे चलते हैं। 26 से कहता है यहाँ पे नवीनतम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब की गई, मतलब सबसे नए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है उसकी घोषणा कब की गई बताना है। तो जो नए हाल ही में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लागू की गई वह 2017 था, ठीक है, याद रखिएगा 2017। ये भी क्वेश्चन से पूछता है आरसीएच कार्यक्रम किस वर्ष लॉन्च किया गया? माय डियर, आरसीएच कार्यक्रम जो है 1997 से 98 में जो है आपके लॉन्च किया गया, ठीक है ना। राइट आंसर आपका जो है 1997 इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। आरसीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ होता है, ठीक है, शिशु प्रजनन स्वास्थ्य, ठीक है ना, याद रखिएगा।
ये हो गया आपका है 28 नंबर है, कहता है UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP किस वर्ष लॉन्च किया गया। यह टीकाकरण है, ठीक है। देखिए पूरे विश्व की बात करेगा तो 1978, समझ गए, 1978 में पूरे विश्व में लागू हुआ एक साथ। लेकिन बात करेगा अगर इंडिया में प्रॉपर, तो इंडिया ने UIP को जो अपनाया वह 1985 में, ठीक है। याद रखिएगा, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ओके। 29 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। बाकी जो WHO का आप लोग को पता है कि WHO जो है स्थापना कब हुआ, तो आप लोग को ये भी पता होनी चाहिए, मैं पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है कहता है PHC जो होता है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कितने क्षेत्र पर होता है, कितने जनसंख्या पर एक PHC जो है दिया जाता है। तो आप लोग को सब चीज़ मैं पढ़ा चुका हूँ, जो लोग अच्छे से देख रहे हैं उनको पता है, जो मेरे इस वाले चैनल को फॉलो कर रहे हैं यानी नर्सिंग ज्ञान चैनल को फॉलो कर रहे होंगे, उनको डिटेल से पढ़ने को मिल रहा होगा। ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, चाहे PHC हो, CHC हो, सब सेंटर हो, सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। फिर भी जान लीजिए PHC जो होता है, यह PHC मैदानी क्षेत्र में 30,000 की जनसंख्या, और इसी को अगर कहेगा कि आदिवासी या पहाड़ी क्षेत्र में तो 10,000 कम कर दीजिए, 20,000 की जनसंख्या पर, ठीक है। अब इस कहेगा CHC का बताइए, तो CHC में 4 से इसमें गुना इसमें और 4 से गुना इसमें कर दीजिएगा, तो आपका जो है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो है आपको ये आ जाएगा जनसंख्या। यानी एक जो CHC होता है वह 4 PHC के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए 4 से इसमें गुना कर दीजिएगा, तो ये मैदानी क्षेत्र का आ जाएगा, और ये पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र का। सब सेंटर का बात करेगा तो सब सेंटर जो होता है वह 3,000 से लेकर 5,000 के जनसंख्या में होता है, ठीक है। तो यह CHC का हो जाए, सॉरी सब सेंटर का हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, सब बता दिए। 31 नंबर है, कहता है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, ठीक है ना। हेल्थ सर्विस एंड डेवलपमेंट कमेटी को निम्न नाम से भी जाना जाता है, मतलब स्वास्थ्य सर्वे और विकासशील समिति को किस नाम से भी जानते हैं, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी। ये भी पढ़ा चुके हैं, आप लोगों को ध्यान नहीं होगा बट ये भी पढ़ा चुके हैं कि भोर कमेटी एक ऐसा कमेटी है जिसे हेल्थ का सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर है कि कहता है नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में निम्न रोग की रोकथाम नियंत्रण किया जाता है। तो अभी ऊपर आपको पढ़ाए हैं कि वेक्टर डिजीज में कौन कौन आता है, किसके कारण वेक्टर बोर्नी डिजीज होता है, तो जिसके कारण होगा वो सब के सब इसके अंदर आ जाएगा इस कंट्रोल प्रोग्राम में, ठीक है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन में क्या क्या दिया है, मलेरिया, डेंगू, कालाजार सभी। तो कालाजार भी एक फीवर है, डेंगू भी फीवर है, मलेरिया भी फीवर है, और यह सब के सब जो है आपके मच्छर के काटने से ही होता है, वेक्टर बोर्न डिजीज के अंदर ही यह सब आ जाएगा। इसलिए सभी को सभी कंट्रोल किया जाएगा इस प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पे हो गया 32 नंबर हो गया। 33वां नंबर है, सीरियल यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ये 33 नंबर होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। 33 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनाइजेशन मतलब राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में शामिल किया गया टीका कौन सा है, रोटा वायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस और IPV। तो माय डियर, जो भारत सरकार द्वारा जो राष्ट्रीय इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में शामिल किया गया जो टीका है, रोटा वायरस, जापानी एन्सेफेलाइटिस, IPV।